नमस्कार दोस्तों, आकर आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश नागर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा 2026 की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी और जैसा कि आप सबको जानकारी है, विजयारंभ सीरीज़ के माध्यम से आपके बीच हम एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, जो 1.0, 2.0 के रूप में पहले चल रही थी। अब 3.0 के रूप में हमने एक नया सेगमेंट विजयारंभ 3.0 के नाम से शुरू किया है 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। उसी 3.0 वाली जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके ही दूसरे टेस्ट अर्थात भारत के भूगोल के टेस्ट के डिस्कशन के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आपके सामने जो भारत का भूगोल हमारा टेस्ट हो चुका है उसके जो हमारे क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करूंगा आपके बीच में और कोशिश करेंगे कि हम उससे कुछ नया सीख करके यहाँ से जाएं। क्वेश्चन पेपर आपका हो चुका है, आप सबके पास क्वेश्चन पेपर होगा। उस क्वेश्चन पेपर के आधार पर अपने सामने अगर जिन जिन ने टेस्ट पेपर दिया है क्वेश्चन पेपर और एक्सप्लेनेशन उनके सामने होगा, उसको खोल करके रखना। और जिनके पास नहीं है तो वो सीधे मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा, तो उसके माध्यम से हम चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, ज्वालामुखी उद्गार के कारणों में क्या शामिल है। ठीक है, हम सब जानते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। तो हमारे पृथ्वी की जो सतह होती है, जो भूपर्पट्टी है, उसके नीचे से लावा का बाहर निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, अब ये जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है किस कारण से होती है, तो भूगर्भ में अत्यधिक ताप होना, बिल्कुल सही बात है। कमजोर भूपर्पट्टी, बिल्कुल सही बात है। कहीं पर कमजोर भूपर्पट्टी होगी तभी नीचे से लावा निकल पाएगा। अगर भूपर्पट्टी बहुत स्ट्रोंग है तो नीचे का लावा ऊपर नहीं निकल पाएगा और ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होगा। तो कमजोर भूपर्पट्टी बिल्कुल सही आंसर है इसका। भूगर्भ में गैसों की उत्पत्ति, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गैसों की उत्पत्ति का सीधा सा तात्पर्य है कि गैस होगी तो नीचे से प्रेशर लगाएगी और उससे कहीं ना कहीं ज्वालामुखी उद्गार होगा। भूकंप भी एक कारण है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, हम थोड़ा सा स्पीड में यहां पर करेंगे। सिंपल प्रश्न है, कहीं कोई कठिन होगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, गारो खासी जयंतियां क्या है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं गारो खासी जयंतियां क्या है, पहाड़ियां हैं। क्या है, पहाड़ियां हैं। नॉर्थ ईस्ट में पाई जाने वाली क्या है, ये पहाड़ियां हैं। लेकिन साथ ही साथ गारो खासी जयंतियां चूंकि मेघालय राज्य में रहती है और इन मेघालय राज्य में पड़ती है और मेघालय राज्य में इन तीनों पहाड़ियों पर तीन अलग अलग जनजातियां रहती है। तो पहाड़ियां है ही हैं, जनजातियां भी हैं। साथ ही साथ यहाँ ऑप्शन में दिया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले कुछ क्षेत्रों में से ये क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही बात है, गारो खासी जयंती के ही वो पहाड़ियां हैं। ठीक है, जहाँ पर मौसम राम, ठीक है, और जहाँ पर खूब सारी बारिश हमें प्राप्त होती है। ठीक है, देश में सबसे ज्यादा जो बारिश प्राप्त करने वाले एरिया हैं वो इन्हीं गारो खासी जयंती की पहाड़ियों पर है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है हमारा। तीसरा, नदियां, इस तरह के नाम की कोई नदियां पूर्वोत्तर भारत में या मेघालय राज्य में नहीं पाई जाती, इसलिए 1 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। आगे हम देखें, थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न था, बाकी सिंपल था। यदि हिमालय श्रेणी नहीं होती, हमें कल्पना करना है कि जिस तरह से भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हमें दिखाई देता है, अगर वो नहीं होता तो क्या होता। तो पहला हमारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है कि साइबेरियाई शीत लहर से तापमान अत्यधिक कमी आती, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हिमालय के उत्तर में या हिमालय के आगे जाके चाइना वाले क्षेत्र में हम देखेंगे तो वहां पर साइबेरियाई शीत लहरें आती है और चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा इन साइबेरियाई शीत लहरों की चपेट में आता है। इस कारण से वहां पर टेम्परेचर बहुत अधिक गिर जाता है। अगर हिमालय नहीं होता तो वो साइबेरियाई शीत लहरें उत्तर भारत में भी आती या भारत के अधिकांश हिस्से को वो कवर करती, तो हमारे यहाँ भी काफी ज्यादा शीतलहर होती और बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिर जाता, जिससे उत्तर भारत की फसलें हमारी बर्बाद हो सकती थी। तो स्वाभाविक रूप से हिमालय का ये लाभ है हमें। दूसरा, पश्चिम उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। जलोढ़ मृदा हम सब जानते हैं कि नदियों के द्वारा लाई गई जो निक्षेपित मृदा होती है उसको हम जलोढ़ जलोढ़ मृदा कहते हैं। और ये नदियां कहाँ से आती है, तो सब हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां ही भारत में जलोढ़ मृदा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो अगर हिमालय नहीं होता तो जलोढ़ मृदा भी नहीं होती, ये बात बिल्कुल हम सही कह सकते हैं। वर्षा में कमी आती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये आगे बढ़ता है और भारत को पार करके हिमालय पे जाके टकराता है। और हिमालय से जैसे ही टकराता, चूंकि हिमालय की हाइट है, हिमालय की हाइट से जैसे ही ये जलवाष्प भरी हवाएं टकराती हैं ऊपर हाइट के साथ आगे बढ़ती है, तो ठंडी होकर के, या यूं कहें कि वहां उनमें जो संघनन क्रिया है वो होकर के खूब सारी बारिश हमें प्राप्त होती है। तो स्वाभाविक रूप से बरसात में भी कमी होती है, क्योंकि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये सीधे हमारा, अगर हिमालय नहीं होता तो सीधे आगे चाइना की तरफ निकल जाता।
तो तीसरा विकल्प भी हमारा सही है। चौथा, उत्तर भारत की नदियों में वर्ष भर जलापूर्ति होती है, तो बात बिल्कुल गलत है। अगर हिमालय नहीं होता तो जलापूर्ति नहीं होती। अगर यहाँ पर नहीं शब्द होता तो फिर चौथा विकल्प हमारा सही हो जाता। इस तरह से 1 2 3 हमारे विकल्प सही होंगे, सी आंसर हमारा इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें, निम्नलिखित में दक्षिण से उत्तर की ओर हमें कहाँ चलना है? दक्षिण से उत्तर की ओर देखना है। पर्वत श्रेणियों के विकल्प चुनिए। तो सबसे दक्षिण में हमें कौन सी दिखाई देती है? तो सबसे दक्षिण में हमें दिखाई देती है पीर पंजाल। ठीक है, सबसे दक्षिण में क्या है? पीर पंजाल है। ठीक है, हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो काराकोरम सबसे उत्तर में हमें दिखाई देती है, फिर उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ठीक है, तो बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि ये जो जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है ये बेसिकली ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और पीर पंजाल जो है वो मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो पीर पंजाल सबसे दक्षिण में है। ठीक है, उसके बाद देखोगे जास्कर आता है, फिर लद्दाख आता है और उसके बाद काराकोरम का नंबर आता है। काराकोरम सबसे उत्तर में है। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के पठार के संबंध में सत्य कथन। ठीक है, मेवाड़ का पठार तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ता है। यह पठार अरावली को मालवा के पठार से अलग करता है, बिल्कुल सही विकल्प है ये। ठीक है, इसका विस्तार राजस्थान से दिल्ली तक ये बिल्कुल नहीं है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ लूनी नदी नहीं निकलती है, यहाँ से निकलती है कौन सी? बनास। ठीक है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। लूनी ये राजस्थान की केंद्रीय उच्च भूमि में शामिल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ये केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है। तो ए विकल्प अर्थात अरावली को मालवा से अलग करती है कौन सी? मेवाड़ का पठार। अगला है, निम्न राज्यों में सबसे कम जनघनत्व किस राज्य में है? ठीक है, तो देखो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम जनघनत्व है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम हमारा आंसर है। ठीक है, सबसे कम जनघनत्व अगर आपसे पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में है सबसे कम। चूंकि विकल्पों में यहाँ अरुणाचल प्रदेश नहीं था तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? मिजोरम आता है। ठीक है, लगभग 50 से 52 के आसपास एग्जैक्ट जनघनत्व आप देख लेना, लगभग इतना 50 से 52 के आसपास। अरुणाचल प्रदेश का तो 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास का जनघनत्व। तो सबसे कम आएगा तो अरुणाचल प्रदेश है, और अगर विकल्प में अरुणाचल प्रदेश नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा? मिजोरम, और उसके बाद आता है सिक्किम का नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, अगर हम देखें, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, ध्यान से सुनिए, समझिए। इसका विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के बारे में यहाँ पर कथन दिए हुए, हमें छांटना है कि किसके बारे में बताए गए। ठीक है, तो कोई ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। देखते हैं हम आगे, बनास नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, कुछ चीजें हमें समझ में आ रही है। अरावली के पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। मेवाड़ का पठार, मेवाड़ के पठार से यहाँ 2 प्रश्न आ गए। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि मेवाड़ का पठार क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से बनास नदी निकलती है और ये अरावली और मालवा के पठार को पृथक करता है, और ये राजस्थान उच्च भूमि का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से एक प्रश्न डिजाइन हो सकता है कि 3 यहाँ 4 विकल्प यहाँ पर दे और आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक पठार के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव ऊर्जा में उपयोगी है? कौन कौन सा? जेट्रोफा बिल्कुल है, करंज बिल्कुल है, धान की भूसी बिल्कुल है, करकास बिल्कुल है, गन्ने की खोई बिल्कुल है। ये जेट्रोफा और करकास एक ही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मेरे ख्याल से आंसर होगा इसका डी। देखते हैं जरा क्या आंसर डी है इसका आंसर। आगे देखें हम, अर्कू घाटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अर्कू घाटी, ठीक है, अर्कू घाटी यह कर्नाटक में अवस्थित है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह अरेबिका कॉफी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 2 विकल्प हमारा सही हो जाएगा बी, ये कर्नाटक में नहीं बल्कि ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ठीक है, विशाखापट्टनम जिले में आती है अर्कू घाटी। आगे देखें हम, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, इधर क्या है? इधर पूर्व है। इधर क्या है? इधर पश्चिम है। आपसे क्या पूछा गया है? पहला, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर अर्थात इधर जो नदियां बहती हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, है बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इन नदियों में अवसादों की मात्रा बिल्कुल कम पाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों कम पाई जाती है? क्योंकि इनकी लेंथ बहुत ही कम है। इनकी लेंथ क्या है? बहुत कम है। क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी नदियां होंगी तो स्वाभाविक रूप से उनमें क्या होगा? अवसादों की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, साथ ही ढाल कम भी होना चाहिए। ढाल कम होगा, अवसादों की मात्रा ज्यादा होगी तो डेल्टा का निर्माण होगा। अगर इसी की तुलना में हम बात करें
पूर्व की ओर बहने वाली नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। क्यों? क्योंकि नदियों की लंबाई क्या हो जाती है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पर तुलनात्मक रूप से ढाल अंतिम रूप में, यहाँ पर जाके देखेंगे हम समुद्र के तट पर तो ढाल कम है, इस कारण से जो पश्चिम की ओर बहती, जो पूर्व की ओर बहती है वो डेल्टा बनाती है, पश्चिम की ओर जो बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें आंसर क्या होगा हमारा, तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण है, आंसर ए होना चाहिए, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। आगे देखें हम, तेल क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा तथ्य असत्य है, सत्य नहीं है। देखो जरा क्या सत्य नहीं है। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 160 किलोमीटर दूर स्थित है, ये बात तो बिल्कुल सही है हमारी। संचोर बेसिन राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है हमारी। बॉम्बे हाई में सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए हम, बॉम्बे हाई क्षेत्र को अमेरिका भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था, ये बात बिल्कुल गलत है। अमेरिका नहीं है, भारत तो है यहाँ पर, इसके अलावा कौन है, रूस और भारत ने इसको मिलकर के खोजा था। तो मेरे ख्याल से डी हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं जरा क्या आंसर है, डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखें हम, भारत में महासागरीय ऊर्जा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महासागर से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसके संबंध में हमें कथनों पर विचार करना है। देखो जरा, तरंग से उत्पन्न करने वाला पहला संयंत्र विंझिंगम, ठीक है, तिरुअनंतपुरम केरल में लगाया गया था। तो ठीक है, ये तो पता है हमें, विझिंगम में ही लगाया गया था। ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र भारत का पश्चिमी और पूर्वी तट है, बिल्कुल सही है, दोनों बात सही है हमारी। ठीक है, भारत का जो पश्चिमी और पूर्वी तट है वो ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। मेरे ख्याल से सी आंसर होना चाहिए। आंसर देखें जरा क्या है, इसका आंसर सी है। ठीक है, आगे देखें हम, अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हम सब जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो ये शीत ऋतु में हमारे उत्तर भारत में, विशेष तौर पर उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली वर्षा या डिस्टर्बेंस जो होता है उसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, देखो जरा क्या है, तो पश्चिम विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, हम सब जानते हैं कि ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। दूसरा है, भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा या जेट प्रवाह के द्वारा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, केवल दो, और यहाँ पर कैस्पियन सागर दिया हुआ है, अगर यहाँ पर होता क्या भूमध्य सागर, तो एक और दो दोनों सही हमारे हो जाते। देखते हैं आंसर क्या है हमारा, बी, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं जरा, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। देखो जरा क्या दिया हुआ है, कपास दिया हुआ है, मूंगफली दिया हुआ है, धान दिया हुआ है और गेहूं दिया हुआ है। निम्नलिखित में से खरीफ की फसलों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो कपास खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है, बिल्कुल सही है। धान भी खरीफ की फसल है, गेहूं गेहूं बिल्कुल भी खरीफ की फसल नहीं है, किसकी फसल है, रबी की फसल है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें एक, दो और तीन आंसर होना चाहिए, सी आंसर होगा हमारा। देखते हैं जरा क्या आंसर है इसमें, सी आंसर है, एक, दो, तीन। जो गेहूं है वो किसकी फसल है, रबी की फसल है। आगे देखो जरा, प्रश्न नंबर 15 है, भारत में चाय की खेती के लिए दर्शाया दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चाय की जो खेती होती है भारत में, तो किन दशाओं में होती है, हमें सत्य पहचानने की कोशिश इसमें करना है। देखो जरा, अधिक वर्षा, उच्च तापमान, बिल्कुल बात सही है। दोमट मिट्टी, बिल्कुल बात सही है। जल को रोक कर रखने वाली भूमि, ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि फसलों के उत्पादन के लिए केवल धान एक ऐसी फसल है जहां पर जल को रोक करके कृषि की जाती है। बाकी कोई भी ऐसी फसलें नहीं है सामान्य रूप से जहां पर पानी रोक करके कृषि की जाती है। ठीक है, बल्कि आप देखोगे कि चाय के जो बागान होते हैं वो ढालों पर ही होते हैं, क्योंकि जल निकासी बेहतर होना चाहिए चाय के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो तीसरा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर इसका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। देखें जरा क्या आंसर दिया हुआ है, ए आंसर दिया हुआ है। ठीक है, असम ब्रह्मपुत्र की घाटी में होती है, 1840 में शुरू हुई, ये तो ठीक है। आर्द्र जलवायु इसके लिए उत्तम है, साथ ही चाय बागान जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था होना चाहिए, जैसा कि हम पिक्चरों में भी देखते हैं कि हमेशा ढालों पर ही चाय के बागान होते हैं। अगला प्रश्न देखो जरा क्या लिखा हुआ है, बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जरा देखो, बायोगैस में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है, बिल्कुल सही है भाई। जैविक अपशिष्ट होता है, चाहे वो हमारे खाने का वेस्ट हो या मल वगैरह हो, ये सारी चीजें जैविक अपशिष्ट होते हैं और उस पर बैक्टीरिया काम करता है, बैक्टीरिया इसको अपघटित करता है, बिल्कुल सही है। तो बायोगैस के लिए बैक्टीरिया की आवश्यकता तो होती है, पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा, बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही नहीं है। मीथेन तो होती है लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए हमारा केवल कथन एक सही है। देखो जरा आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है केवल एक। इसमें मीथेन होती है 50 से 75%, लेकिन बाकी का जो हिस्सा होता है
25 से 50% का वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? हम दो ही जानते हैं, इससे ज्यादा हमने सुने नहीं है। आपने भी वही सुने होंगे, एक तो लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णिका। 1 और 3 आंसर होना चाहिए, मेरे ख्याल से सी आंसर होगा। देखो जरा आंसर क्या है, सी आंसर है। ठीक है, हम सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है और लद्दाख में पूगा घाटी है। ठीक है, आगे देखें, भारत में यूरेनियम के भंडार सर्वाधिक गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ये किस में पाए जाते हैं? ये धारवाड़ में पाए जाते हैं। याद रखना, यूरेनियम के भंडार सर्वाधिक भारत में कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है, हाल ही में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के शेषचलम वन और श्रीशैलम के मध्य यूरेनियम के भंडार पाए गए। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर दोनों कथनों में देखेंगे हम तो केवल 2 हमारा सही आंसर देखते हैं क्या है मेरे अनुसार, तो 2 होना चाहिए। बिल्कुल सही है, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस में पाए जाते हैं? धारवाड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हम देखें, दक्षिणी दोलन में मुख्य रूप से परिघटित होता है। देखो दक्षिणी दोलन में क्या होता है, एक के बाद एक हम देखते हैं जरा। वायुभार एवं पवन संचार उत्तरी प्रशांत की ओर हो जाता है। उत्तरी प्रशांत की ओर हो जाता है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता है। वायुभार एवं पवन संचार दक्षिणी प्रशांत की ओर हो जाता, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर क्या है? बी दिया हुआ है, वायुभार और पवन संचार कहाँ हो जाता है? दक्षिणी प्रशांत की ओर खिसक जाता है। ठीक है, और दक्षिणी प्रशांत की ओर खिसकने का मतलब दक्षिणी दोलन का एल नीनो का अग्रगामी संकेत है। मतलब अगर दक्षिणी दोलन की स्थिति बन रही है, वायुभार और पवन संचार कहाँ हो रहा है? दक्षिणी प्रशांत या पेरू के तट की ओर हो रहा है, इसका मतलब आने वाले समय में एल नीनो आने वाला है। एल नीनो का मतलब एल लगने वाले हैं। एल लगने वाले हैं किसके? भारत के भी, क्योंकि भारत में भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। भारत में किस रूप में देखा जाएगा? तो सूखे के रूप में देखा जाएगा। अर्थात अगर हम देखें तो दक्षिणी दोलन आने वाला है, एल नीनो आने वाला है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में वर्षा की मात्रा कम प्राप्त होगी। ठीक है, आगे देखो जरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एल नीनो के कारण कौन सी घटना नहीं होती? एल नीनो में क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में स्वाभाविक रूप से कम वर्षा होती है। देखो एक एक करके विकल्प देखते। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण, वोकल सेल विकृत हो जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि वायुदाब का जो प्रेशर है वो हिंद महासागर में या उत्तरी हिंद महासागर की ओर होता है, जो बदल करके दक्षिणी प्रशांत की ओर हो जाता है, तो वाकर सेल विकृत हो जाती है। बात सही है। ठीक है, पेरू के तट पर प्लैंकटन की संख्या में कमी आती है। बिल्कुल सही है, पेरू के तट पर खूब सारे प्लैंकटन होते हैं। इन प्लैंकटनों को कौन खाती है? मछलियां खाती हैं। मछलियां खा करके खूब अपना शरीर बढ़ाती है और पेरू के तट पर इनका खूब मत्स्यन होता है, जिससे दक्षिणी अमेरिका के पेरू देश का अर्थव्यवस्था उसके ऊपर काफी सारा डिपेंड है। ठीक है, तो प्लैंकटन की संख्या कम हो जाती है। बिल्कुल सही है। पेरू के तट पर मछलियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे ही पेरू के तट पर प्लैंकटन की संख्या कम होती है तो मछलियों को खाना खाने या मछलियों का जो भोजन है वो प्लैंकटन है, उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो मछलियों की संख्या में क्या होगी? कमी होगी, ना कि वृद्धि होगी। तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। सी आंसर है सागरी जल का काला होना। ये बात बिल्कुल सही है। सागरी जल का थोड़ा सा रंग इससे क्या हो जाता है? बदल जाता है। मेरे हिसाब से सी आंसर होना चाहिए। चलो आगे बढ़े हम। अगला है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की विशेषता नहीं है। कौन कौन सी विशेषताएं जरा देखो। इस वन के लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य आवश्यक है। बिल्कुल सही है। आर्द्र पर्णपाती के लिए क्या चाहिए? 100 से 200, और सदाबहार के लिए 200 प्लस। आगे देखो, इन वनों के अंतर्गत सागौन साल आते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये वन भारत में मुख्यतः सह्याद्री हिमालय के पादपगिरी में क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये वन अपनी पत्तियां नहीं गिराते। बिल्कुल गलत है। आर्द्र पर्णपाती, या इसको कई लोग अर्ध पर्णपाती भी लिखते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो आर्द्र पर्णपाती या अर्ध पर्णपाती हैं वो एक निश्चित मौसम में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखना, एक शुष्क पर्णपाती होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती होते हैं। शुष्क पर्णपाती वो सारे वन होते हैं जो एक निश्चित समय में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, और कुछ समय ऐसा हमें उस पेड़ के या उस वन के संदर्भ में दिखाई देता है जब वो पेड़ पत्तियों से लगभग खाली हो जाता है। लेकिन आर्द्र या अर्ध पर्णपाती में पूरे पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं, कुछ गिरते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। इस तरह से वो पूरी तरह से हमें खाली नहीं दिखाई देता है, लेकिन पत्तियां गिराते हैं। डी आंसर बिल्कुल हमारा गलत है। आंसर यही होना
चाहिए। ठीक है, डी आंसर दिया हुआ है। आगे देखो, अल्पाइन वन के क्षेत्र में अल्पाइन वन हिमालय के क्षेत्र में इनकी ऊंचाई क्या है? बिल्कुल सही बात है, 2500 से 3500 मीटर के बीच में आपको अल्पाइन वन दिखाई देते हैं। आंसर देखो डी है, बिल्कुल सही है। आगे देखें हम, जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में असुमेलित को पहचानना है। ठीक है, असुमेलित को हमें क्या पहचानना है? इसमें से दुलहस्ती चिनाब नदी पर है, ये बात तो बिल्कुल सही है। चुटका सूरी नदी पर है, चमेरा रावी नदी पे है, और निम्बो बाजको परियोजना झेलम नदी पर। बिल्कुल गलत, झेलम पे ना होते हुए बल्कि ये किस पर है? सिंधु पर है। ठीक है, तो निम्बो बाजको परियोजना किस पर है? सिंधु पर है। असत्य हमें पहचानना था, डी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार ग्रीष्म लहर, ठीक है, जब गर्मी होती है तो हम कहते हैं हीट वेव। तो हीट वेव कब मानी जाती है हमारे देश में? आईएमडी के अनुसार सी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर दिया हुआ है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर कहीं या किसी क्षेत्र में, विशेष तौर पर मैदानी क्षेत्रों में इतना टेम्परेचर होता है तो उसे हीट वेव का दर्जा दिया जाता है। किसके द्वारा? आईएमडी के द्वारा। अगला प्रश्न देखो आप जरा, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात अधिक क्यों आते हैं? देखो जरा, बंगाल की खाड़ी, अब अगर मान लो हम ये भारत को इस तरह से देखें, इसको मिटाते हैं जरा, थोड़ा सा वाहियात सा दिख रहा है भारत। हाँ अब ठीक है, यहाँ है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बीओबी, और यहाँ पर क्या है? अरेबियन अरेबियन सी। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है, बंगाल की खाड़ी में पानी में उपस्थित रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं। रसायन कौन से होते हैं? ये तो बात बिल्कुल गलत है। कभी हमने चक्रवात जब पढ़े तो रसायनों का कोई जिक्र किया? बिल्कुल भी नहीं, रसायन का कोई मैटर ही नहीं है चक्रवात से। तो एक तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो दूसरा, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक गर्मी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का जो ओसेनिक सरफेस का टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो अरब सागर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की आकृति शंक्वाकार है, ये भी एक प्रमुख कारण है। ठीक है, आप जब देखोगे बंगाल की खाड़ी को तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी शंक्वाकार दिखाई आपको देती है। यहाँ पर ऊपर तो शंकु होता है और नीचे ये चौड़ी होती चली जाती है। तो सी विकल्प भी सही है। डी ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है, बी और सी दोनों। मेरे हिसाब से बी और सी दोनों आंसर इसके होने चाहिए, और यही आंसर है इसका। ठीक है, डी दिया हुआ है, बंगाल की खाड़ी की आकृति शंक्वाकार होना। ठीक है, इसमें आंसर आप कर सकते हो कौन कौन सा? बी एंड सी दोनों, अर्थात डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आगे देखें, दूसरी हरित क्रांति के उद्देश्य शामिल है। हम सब जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि ये जो हमारी प्रथम हरित क्रांति थी उसकी जो कमियां बेसिकली रह गई थी, प्रथम हरित क्रांति की जो कमियां हमारी थी, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या लाई गई? दूसरी हरित क्रांति लाई गई। अब हमें दूसरी हरित क्रांति की विशेषता या उद्देश्य में वो चीजें पहचाननी है जो प्रथम हरित क्रांति की कमियां थी। बिल्कुल सही है। देखो जरा, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, प्रथम हरित क्रांति द्वितीय हरित क्रांति दोनों का ही उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता बढ़ाना। रासायनिक खाद का उपयोग करना, यह तो बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्रथम हरित क्रांति में हमने इतना ज्यादा रासायनिक खाद का उपयोग किया कि इससे हमारी मृदा जो है वो तो दूषित हुई हुई, साथ ही मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो दूसरा ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कृषि को टिकाऊ बनाना, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि रासायनिक खादों के स्थान पर यहाँ पर जैविक खाद के इस्तेमाल की बात कही गई थी। तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। कृषि पर आधारित जनसंख्या के जीवन स्तर को बढ़ाना, ये बात भी बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से 1, 3 और 4 होना चाहिए। 1, 3 और 4, सी ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दुष्की वृद्धि दर कितनी रही है? तो हम सब को पता है, बिल्कुल 17.7% के आसपास हमारी जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो हलवे टाइप का प्रश्न है। आगे देखो, भारत में जनसंख्या की कौन सी समस्याएं हैं? हम सब जानते हैं, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। उच्च बेरोजगारी दर, बिल्कुल सही बात है। निम्न जीवन स्तर, बिल्कुल सही बात है। निम्न गरीबी, अरे उच्च गरीबी, अगर यहाँ उच्च गरीबी होता तो 1, 2, 3, 4 सही होते। ठीक है, निम्न गरीबी हमारी
जो भारत की जनसंख्या उसकी समस्या नहीं है, बल्कि उच्च गरीबी एक समस्या है। तो 1 2 3 हमारे आंसर इसमें सही होने चाहिए। ए ऑप्शन मेरे ख्याल से सही होगा। आंसर देखते हैं जरा क्या है। ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। आगे चलें जरा। भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। मतलब जो इंडिया में जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, कौन कौन से फैक्टर हैं उसके पीछे, देखो जरा कौन कौन से फैक्टर है। पहले हम देखें जलवायु, ये बात तो बिल्कुल सही है। जहां की अनुकूलतम जनसंख्या जलवायु होगी वहां पर जनसंख्या का बसाव ज्यादा होगा, जैसे गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो ये बात सही है, जलवायु प्रभावित करती है। स्थलाकृति बिल्कुल प्रभावित करती है। जो उबड़ खाबड़ या पहाड़ी क्षेत्र होंगे, अर्थात स्थलाकृतियां थोड़ी सी कठिनाई परिस्थितियों वाली होंगी, वहां पर जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा। तो ये भी भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला एक कारण है। उर्वर भूमि, जैसा कि अभी मैंने कहा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो खूब उर्वर है, और उर्वर होने के कारण ही ये दुनिया के सबसे अधिक सघन आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। तो उर्वर मृदा जहां होगी वहां जनसंख्या ज्यादा होगी ही होगी। अगला है राजनीतिक संगठन। तो भारत में राजनीतिक संगठन किसी भी रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि पूरे देश में एक जैसा राजनीतिक संगठन हमारे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो डी आंसर मेरे ख्याल से इसमें होना चाहिए। डी आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखो जरा 30। भारत में आंतरिक प्रवास की विशेषता नहीं है। आंतरिक प्रवास मतलब कि इंटरनल जो होता है, अर्थात देश की सीमा के अंदर समझो जरा, तो देश की सीमा के अंदर जो हमारा प्रवास होता है उसकी विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? देखो, अंतरराज्यीय प्रवास महिला प्रधान होता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अंतरराज्यीय का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में महिलाएं नहीं, ये तो पुरुष प्रधान है। अधिकतर मामलों में आप देखोगे 90%, 95% एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाता है वो पुरुष ही जाता है, ना कि महिलाएं। ठीक है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास विवाह का प्रमुख कारण है। बिल्कुल सही बात है भाई, महिलाओं का विवाह दूसरे गांव में होता है। 98% हम ये कह सकते हैं कि एक महिला जो अपने गांव में रहती है, किसी दूसरे गांव में उसका विवाह होता है, और वो स्वाभाविक रूप से अपनी 25 से 30 वर्ष की आयु के बाद जब उसका विवाह हो जाता है तो वो अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में जाती है। तो ग्राम से ग्राम में प्रवास जो होता है, विवाह उसका एक प्रमुख कारण, ये बात बिल्कुल सही है। आर्थिक सुनिश्चितता और काम की तलाश भारत में प्रवास का प्रमुख कारण है। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन हमारा सही है। प्रवासियों में साक्षर एवं असाक्षर दोनों प्रकार के व्यक्ति, तो बात सही है, साक्षर भी करेगा और जो असाक्षर है वो भी प्रवास करेगा। तो ये तो भारत में प्रवास के प्रमुख कारण हैं। लेकिन आंतरिक प्रवास के संबंध में अंतर्राज्यीय प्रवास महिला प्रधान है, ये बात बिल्कुल गलत है। चूंकि इसमें विशेषता नहीं पूछी गई थी, इसलिए आंसर हमारा ए ही होना चाहिए। ए आंसर है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई? अब बताओ जरा, ऋणात्मक कहाँ की है? तो नागालैंड की जो जनसंख्या है, याद रखना, नागालैंड की जो जनसंख्या है वो ऋणात्मक है, लगभग -45% के आसपास नागालैंड की जनसंख्या कमी। देखो आंसर जरा बी है क्या हमारा? बिल्कुल बी आंसर है हमारा। देखो 45% नहीं, लगभग 47%, 45 के आसपास हमारी जो नागालैंड है उसकी जनसंख्या कम हो गई है। ठीक है, जबकि वही नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे, आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की रही? तो मेघालय की सर्वाधिक रही। तो मेघालय की बड़ी है और नागालैंड की कम हुई है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमें विचार करना है। देखो जरा, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम क्या जानते हैं? मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है, बात तो बिल्कुल सही है, हम सब जानते हैं। धनश्री, सुबनश्री, लोहित इसकी सहायक नदी है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से कहते हैं, या सांगपो के नाम से, या चाइना में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, बात बिल्कुल सही है। सत्यकूट की पहचान करना है, मेरे हिसाब से 1 2 3 आंसर होना चाहिए। देखते हैं जरा, 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है। खनिज दिए हुए हैं, स्थानीय क्षेत्र दिया हुआ है, सोना, लोहा, तांबा, यूरेनियम, जादूगोड़ा, खेतड़ी, बेलाडीला, हट्टी। मुझे अगर कुछ भी नहीं पता है, जादूगोड़ा से मुझे एक बात पता है कि जादूगोड़ा जो है यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम क्या है? तो यूरेनियम एक जादुई प्रकार की ही मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ये मटेरियल होता है, या मटेरियल की आवश्यकता होती है, और बहुत अधिक मात्रा में ये क्या करता है? बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होता है।
तो अगर यूरेनियम को हम कहाँ लगाएंगे, जादूगोड़ा में लगाएंगे, डी कहाँ हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखो जरा, सोना हम सब जानते हैं हट्टी में है, लोह अयस्क बेलाडीला में है, तांबा खेतड़ी, ठीक है, डी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा हम करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जलवायु के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन करना है, ठीक है, असत्य विकल्प पहचानना है। देखो जरा, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है ये तो। अगला है, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि 15 मार्च से 15 जून होती है, बात भी बिल्कुल सही है। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है, बिल्कुल बात सही है। जून के पहले सप्ताह में मानसून का प्रस्फुटन कर्नाटक होता है, कर्नाटक नहीं होता है, कहाँ होता है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरला, ठीक है, केरलम जिसे वर्तमान नाम दिया गया है केरलम, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। देखो जरा क्या प्रश्न है हमारा, हमारा प्रश्न है, कोपेन ने भारत की जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया। बिल्कुल सिंपल सीधा सा आंसर है हमारा, 5 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। कोपेन ने कौन कौन से, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, हिम जलवायु और एक बर्फीली जलवायु, इस तरह से 5 भागों में कोपेन ने भारत की जलवायु को विभाजित किया है। बहुत सिंपल है, सरल आंसर है। वाकर सेल की प्रबल दशा में किसकी स्थिति निर्मित होती है। वाकर सेल जो है, देखो जरा, वाकर सेल की प्रबल दशा की स्थिति में कौन सी स्थिति निर्मित होती है। देखो 2 स्थितियां हम आपके सामने यहां दिए हुए हैं, एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो में जैसा कि मैंने आपको बताया, एल नीनो में क्या लगते हैं, एल लगते हैं। एल लगने का मतलब सीधी सी बात, थोड़ा सा शब्द मेरे ऐसे चयन कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरे भी समझने के लिए वो मैंने इसी तरह से समझा था और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप भी इसी तरह से याद रखो। एल लगना मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी स्थिति खड़बड़ गड़बड़ होने वाली, खराब होने वाली है, ठीक है। एल किसके लगेंगे, भारत के लगेंगे। भारत के एल लगने का मतलब सीधा सा है कि भारत में वर्षा की मात्रा प्रभावित होने वाली है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाली है। इसका मतलब यह है कि भारत में वर्षा कम होगी, सूखा पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा की स्थिति हमारे देश में पैदा हो जाएगी, किसमें, एल नीनो में। और ला नीनो में क्या होता है, तो ला नीनो में हमारा मानसून प्रबल हो जाता है। जो पुरानी स्थिति हमारी एल नीनो की थी, अर्थात वर्षा कम हुई थी, शुष्कता थी, खाद्य सुरक्षा हमारी गड़बड़ हो गई थी, उसके विपरीत स्थिति होती है, अर्थात भारत में अच्छी वर्षा होती है। अच्छी वर्षा होगी तो खाद्य सुरक्षा आराम से सुनिश्चित होगी, क्योंकि कृषि उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। तो ला नीनो अच्छी स्थिति है भारत के लिए और एल नीनो भारत के लिए खराब स्थिति है। वाकर सेल की प्रबल स्थिति के बारे में हमें यहां पर प्रश्न पूछा गया है। देखो, वाकर सेल जब कमजोर होगी तो वायु की दिशा और वायु दाब की जो प्रवणता है वो स्वाभाविक रूप से दक्षिणी प्रशांत की ओर खिसक जाती है, ठीक है। वाकर सेल जब कैसी होती है, कमजोर होती है। वाकर सेल जब कमजोर होती है तो दक्षिणी प्रशांत की ओर कहीं ना कहीं जो वायुदाब है या वायु की जो प्रवाह है वो प्रभावित होता है, या दक्षिणी प्रशांत की ओर वायु का प्रभाव हो जाता है। इस कारण से हमारे यहाँ भारत में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात एल नीनो की स्थिति बनती है। जबकि हमसे पूछा है वाकर सेल की प्रबल स्थिति, प्रबल स्थिति में क्या होगा, ला नीनो होगा, अर्थात भारत में अच्छी वर्षा होगी। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। देखो जरा, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। क्या आंसर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। देखो मैं आपके सामने डिस्कशन पढ़ता हूं। इस दशा में पूर्व से पश्चिम की दिशा में दाब प्रवणता प्रबल हो जाती है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व मतलब कि देखो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, ये भारत है, मान लो ये यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये यहाँ पर क्या है, ये पेरू, दक्षिण अमेरिका, या यूं कहते हैं हम कि ये जो है वो दक्षिणी प्रशांत है, ये दक्षिणी प्रशांत है। अब वाकर सेल जब कमजोर होगा तो हवा की दिशा कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी। और जब वाकर सेल प्रबल होगा तो हवा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, उलट किधर होगी, इधर ऑस्ट्रेलिया की ओर से होते हुए भारत की ओर हवाओं का प्रवाह बढ़ जाएगा, अर्थात पूर्व से पश्चिम की दिशा में दाब प्रवणता और प्रबलता हो जाती है, जिससे व्यापारिक पवनें सामान्य से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। परिणाम स्वरूप वाकर सेल की सामान्य स्थिति और प्रभाव और शक्तिशाली हो जाता है। वाकर कोशिका की प्रबल दशा ही ला नीनो की स्थिति निर्मित करती है। भारतीय मानसून पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखना, कंसेप्ट वाला प्रश्न है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई, तो पीएम सूर्य घर जो फरवरी 2024 में शुरू की गई योजना है। हमारे रूफ पर, छत के ऊपर जो सोलर सेल लगाने की बात है,
जो स्कीम है रूफटॉप पर, ठीक है, वो है पीएम सूर्यघर योजना। 29 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखो, जनगणना के संबंध में पूछा गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बात तो बिल्कुल सही है, सिंपल है। 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना जनसंख्या घनत्व 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ठीक है, 57 व्यक्तियों की प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। चलो आगे देखते हैं, पहला तो हमारा ऑप्शन सही है। देखो तीसरा क्या दिया हुआ है, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व विश्व के औसत घनत्व से कम था। ये बात तो बिल्कुल गलत है। देखो भारत का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से कम है, भारत का ज्यादा है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व चीन से अधिक था। ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। चीन से जनसंख्या घनत्व, अच्छा एक मिनट, भारत का जनसंख्या घनत्व चीन से अधिक था, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व कैसा है, भारत का जनसंख्या घनत्व अधिक है चीन से। ठीक है, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है और पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि मुझे दो ही विकल्प पता है और ये पता है कि तीसरा विकल्प हमारा क्या है, गलत है, तो जहां तीन तीन होंगे उनको तो कट कर देंगे हम, जैसे यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, बिल्कुल सही बात है। अब चौथा हमारा सही है तो चौथा इसमें है, चौथा इसमें नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो जरा अभी आंसर देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। देखो 1, 2 और 4। ठीक है, सत्य कथन जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन 2001 में जनसंख्या घनत्व 325 था और 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 382, तो 57 बढ़ गया। मुझे एग्जैक्ट संख्या इसकी याद नहीं थी तो हमने कूट के माध्यम से इसका आंसर निकाल लिया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से भी एक दो कथन भी हमें याद है तो उसके हिसाब से भी आंसर निकालने की कोशिश हम कर सकते हैं। तीसरा कथन हमारे सामने दिया हुआ है कि विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व 50 से 60 है, हम सबको पता है, और भारत का तो हम सबको पता है जो विश्व से अधिक है। चौथा 2011 में चीन का औसत जनसंख्या घनत्व 145 से 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और हमारा 382 है, तो चाइना से भी औसत जनसंख्या घनत्व हमारा ज्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम क्या दिया हुआ है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधार पर वनावरण क्षेत्रफल के संदर्भ में अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में हमें लिखना है। और हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा किसका है, मध्य प्रदेश का। हम सब जानते हैं दूसरे नंबर पे किसका, अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा छत्तीसगढ़ का, चौथा उड़ीसा का। मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4 आंसर होना चाहिए। बी विकल्प हमारा यहाँ पर क्या है, सही है। देखो जरा आंसर में क्या है, बी विकल्प 1, 2, 3, 4 सही है हमारा। सिंपल प्रश्न है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वनों का कितना, मैंग्रोव वन आवरण कितना है, कितना है, 12,000 बहुत ज्यादा हो गया, 2200 बहुत कम हो गया, 3200 बहुत कम हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, हमारा डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, 4,991.68। ठीक है, लगभग लगभग ये मान लो कि 5,000 वर्ग किलोमीटर था, कुछ पॉइंट 3-2 या 3-4 के आसपास, 3-2 या 3-4 वर्ग किलोमीटर पॉइंट में इतने हमारे मैंग्रोव वन क्षेत्र में कमी आई है। डी ऑप्शन हमारा सही है। देखो जरा व्याख्या में दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल 0.32 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, कमी हुई है। पहले लगभग लगभग ये कितना था, तो 4,992 के आसपास था, 5,000 नहीं, 4,992 के आसपास था। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। अगला प्रश्न है हमारा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हेतु वर्षा की मात्रा। अभी मैंने डिस्कस किया था कि आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं वो 100 से 200 के बीच में होते हैं, और अगर 200 प्लस होंगे तो वो कैसे वन हो जाएंगे, सदाबहार वन हो जाएंगे। डी आंसर हमारा इसमें है। क्या आंसर दिया है, डी दिया हुआ है, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पठार केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय उच्च भूमि है। मध्य प्रदेश की केंद्रीय उच्च भूमि में आप देखोगे तो मेवाड़ का पठार, अभी हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में मेवाड़ का पठार पड़ता है और ये केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है। दंडकारण्य का पठार आप देखो जरा, अब सिंपली हम जानते हैं
कि जो दंडकारण्य का पठार है ये तो बहुत नीचे है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, और केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बुंदेलखंड है, मालवा का पठार है, नहीं पूछा है मेरे ख्याल से, हाँ हिस्सा नहीं है, तो दंडकारण्य का पठार इसका हिस्सा नहीं है। दंडकारण्य का पठार देखो कौन कौन से केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है, तो अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल, सतपुड़ा, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखो जरा 2025-26 के दौरान ये चक्रवात से प्रश्न पूछा गया। आपदा वाले सेक्शन से भारत को प्रभावित करने वाले प्रबल चक्रवात रेमल के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। क्या बताया गया है, देखो जरा रेमल के बारे में। यह चक्रवात मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। इसका लैंडफॉल जो है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर लगभग 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही पवन गति के साथ हुआ। यह बिल्कुल बात सही है, याद रख लेना, यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में इस तरह के चक्रवात से सवाल पूछे जाते हैं। कथन एक तो हमारा सही है। दूसरा, भारतीय मौसम विभाग ने इसे अत्यंत भीषण चक्रवात के तूफान की श्रेणी में वर्गीकृत किया। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, यह अत्यंत भीषण नहीं है, सीवियर नहीं था, ये कैसा था, भीषण चक्रवात था। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, इस कथन के कारण सुंदरवन क्षेत्र में 1 से 1.5 मीटर तक की तूफानी ज्वार दर्ज किए गए। ये बात बिल्कुल सही है। इसका निर्माण अरब सागर में हुआ, इसका प्रभाव मुख्यतः गुजरात के तट पर। तो बात ही बिल्कुल गलत हो गई, चूंकि अब पहले ही बात कर चुके हैं बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, तो अब अरब सागर कहां से आ गया। तो चौथा विकल्प हमारा गलत है, दूसरा विकल्प गलत है। 1 और 3 मेरे हिसाब से सही होंगे। बी ऑप्शन देखो जरा आंसर में क्या है, बी ऑप्शन 1 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये वेरी सीवियर नहीं था, केवल कैसा था, सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था। अगला प्रश्न है हमारा, देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत घर के सबसे बुजुर्ग पुरुष को घर का मुखिया माना जाता है। बिल्कुल गलत है, किसको माना जाता है, महिला को। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत महिला को मुखिया माना गया है, तो पहला तो कथन ही हमारा गलत हो गया। अगला, यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए लाया गया था। बात बिल्कुल सही है। यह अधिनियम गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण हेतु आर्थिक रूप से जननी लाभ सुनिश्चित कराती है। बात भी बिल्कुल सही है। 2 और 3 हमारे सही है, बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा। देखो आंसर जरा, बी ऑप्शन सही है, 2 और 3। अगला है अंत्योदय अन्न योजना, ये तो 2000 में आई थी। ठीक है, हम सब जानते हैं अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आई थी। बेसिकली अंत्योदय अन्न योजना का मतलब ये है कि पहले एपीएल बीपीएल थे। एपीएल का मतलब अबो पॉवर्टी लाइन और बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, ये दो ही कंसेप्ट थे। 2000 में अंत्योदय अन्न योजना लाए गए, अर्थात जो सबसे गरीब व्यक्ति थे उनके लिए ये लाया गया था। ठीक है, और इसमें बहुत ही कम दामों पर अन्न उपलब्ध कराया जाता था। और बाद में जैसे वर्तमान समय में हम देखें, कोविड के समय से तो पूरे देश में सभी को खाद्यान्न लगभग 80% या 80 करोड़ जनसंख्या को खाद्यान्न फ्री में ही मिल रहा है। आगे देखें हम, भारत में वर्तमान समय में खाद्य असुरक्षा के प्रमुख कारण कौन से हैं? अगर वर्तमान समय में भारत में खाद्य असुरक्षा की बात करेंगे तो कौन से कारण है? रूस यूक्रेन युद्ध, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यूक्रेन से भी हमारे यहाँ खाद्यान्न प्राप्त होता है। ये खाद्यान्न में गेहूं की सप्लाई या कुछ अन्य प्रकार के खाद्यान्नों की सप्लाई यूक्रेन से होती है। तो खाद्य असुरक्षा का एक कारण रूस यूक्रेन युद्ध है, ये बात सही है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न गिरावट, ये बात सही है। लगातार हम देख रहे हैं कि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उससे खाद्यान्न के जितने भी हमारे उत्पाद है, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो या अन्य प्रकार की फसलें, फल और सब्जियां हो, इन सब के उत्पादन में गिरावट हो रही है। ये भी एक कारण है। आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति, मेरे ख्याल से आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति भी एक कारण हो सकता है। मतलब 1 और 2 तो हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा भी हो सकता है। बी या डी में से कोई आंसर हमारा होना चाहिए। ठीक है, देखो जरा आंसर क्या दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है। अब अगर मान लो आपसे मैं कहूं कि जैसे ये आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति, तो किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि खाद्य सुरक्षा को कोई खतरा है या खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति उसका जिम्मेदार होती है। आर्थिक मंदी या मुद्रास्फीति का मतलब है कि जो वहां रहने वाले निवासी है वो वस्तुओं को खरीदने में सक्षम नहीं है, उनकी मुद्रा की क्रय शक्ति की क्षमता क्या हो गई है, कम हो गई है, वो बहुत पैसा चुका करके भी चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, तभी तो खाद्य असुरक्षा की स्थिति में पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा कारण के तौर पर मौजूद रहता है।
अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये तो बात बहुत ही हलवा टाइप का प्रश्न है। ए आंसर है एम एस स्वामीनाथन। इस पे तो डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः किस क्षेत्र को हुआ? ये भी बहुत ही हलवे टाइप का प्रश्न है। दर्जनों बार आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया होगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस पे भी डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखो जरा। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित जनगणना कालखंडों में सर्वाधिक तीव्र जनसंख्या वृद्धि किस जनगणना कालखंड में हुई है? देखो, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर कब हुई है, तो 51 से 81। दो प्रमुख कारण हैं। इस समय हम जानते हैं कि आज़ाद हो चुका था भारत, तो स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा था। ठीक है, स्वास्थ्य की स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ तो जो मृत्यु दर थी उसमें कमी हुई। मृत्यु दर में कमी हुई तो जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई। मेरे ख्याल से आंसर बी होना चाहिए, 1951 से 81। आंसर बी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य भारत में साक्षरता लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 4% की वृद्धि हुई है। हम सब जानते हैं लगभग ये 68% के आसपास थी, जो 73% के आसपास हो गई। 4% की वृद्धि हुई है। देखो आंसर क्या है, 4। आगे बढ़ते हैं हम। बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया है। देखो जरा, 2025 में भारतीय तट को प्रभावित करने वाले प्रमुख चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और हमें सही कथन को इसमें पहचानना है। चक्रवात मोन्था अक्टूबर 2025 में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास लैंडफॉल हुआ, जबकि इसकी अधिकतम जो हवा की स्पीड थी वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा और फसलों को नुकसान हुआ। मोन्था के संबंध में ये बात बिल्कुल सही है। मोन्था के चक्कर में, मोन्था के संदर्भ। अगला देखें, चक्रवात दिवा नवंबर 2025 में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल को प्रभावित करता है। यहाँ 1000 से अधिक मौतें हुई। पश्चिम बंगाल बिल्कुल गलत है। दीवा कहाँ आया था? तो तमिलनाडु और श्रीलंका वाले क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में आया था। तो ये बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, चक्रवात शक्ति अक्टूबर 2025 में गुजरात के द्वारका के पास पहुंचा। तेज 150 प्रति घंटे से अधिक के साथ लैंडफॉल हुआ। ये बात बिल्कुल गलत है। और चक्रवात शक्ति गुजरात में आया था, लेकिन इसकी स्पीड इतनी नहीं थी। स्पीड तो बहुत कम थी इसकी, लगभग लगभग 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की आसपास हवाओं की स्पीड थी। तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। जनवरी 2026 में BOB-1 नामक गहन अवसाद उत्तर भारत में आया और दिल्ली में भारी बारिश करवाई। ठीक है, BOB का मतलब BOB-01 नाम दिया। बे ऑफ बंगाल 01 नामक एक अवसाद था, उत्तर भारत में आया था। उत्तर भारत में नहीं आया था ये। बे ऑफ बंगाल है तो दक्षिण भारत में आएगा। ठीक है, और दिल्ली में भारी तबाही हुई, बिल्कुल गलत बात है। दक्षिण भारत में, तो डी बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही है मेरे हिसाब से। देखो, ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखें हम, भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही कूट चुनिए। लेटराइट मिट्टी क्या दिया हुआ है? पहला कथन है, यह मृदा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बात बिल्कुल सही है। लेटराइट मिट्टी वहीं पाई जाती है जहां वर्षा अधिक होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसके निर्माण में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। उच्च तापमान उच्च वर्षा, उच्च तापमान उच्च वर्षा, लेटराइट मिट्टी। आगे देखो, यह मुख्यतः बागवानी फसलों के लिए उपयोगी है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस मिट्टी की ऊपरी परत में लोह के ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, चूंकि लेटराइट मिट्टी का रंग हल्का सा लाल होता है, तो स्वाभाविक रूप से लोह के ऑक्साइड इसमें होंगे। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इसका होना चाहिए। देखो जरा आंसर देखते हैं हम। डी आंसर इसका दिया हुआ है। आगे चले हम। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? 2015 में। मोदी जी की सरकार जब आई 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड आया। आगे देखें हम। फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि है। बहुत ही हलवे टाइप का प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, हम सब जानते हैं। आगे देखो, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित होता है। देखो जरा, ये भारत है, हम सब जानते हैं। ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट, हम सब जानते हैं। अब देखो क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है। बात तो बिल्कुल सही है। अगला देखो, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की दिशा में पड़ता है। उत्तर पूर्वी, गलत बात है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहाँ से इसमें आती है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। ठीक है, ये क्षेत्र भी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का क्षेत्र होता है कुछ समय के लिए।
ठीक है। जब हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून होता है तो उत्तर पूर्वी तो होता है, ठीक है। अब बात सही भी है, ठीक है, कि पूर्वी हिस्सा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा में पड़ता है, ये बात तो सही है, ठीक है। मतलब कथन तो मेरे ख्याल से ये जो कारण दिया हुआ है इंडिविजुअल स्टेटमेंट के तौर पर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मान लो हम ये कथन का कारण के साथ व्याख्या एक्सप्लेन करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी, ए और आर दोनों सही है, ठीक है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। देखते हैं आंसर जरा क्या दिया हुआ है, बी आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है हमारा, व्याख्या ये नहीं करता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं और बे ऑफ बंगाल का जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है, लेकिन उसके कारण से अधिक चक्रवात आते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम चर्चा कर चुके हैं, चूंकि जो बंगाल की खाड़ी है वो शंक्वाकार है और उसका जो तापमान है अरब सागर की तुलना में ज्यादा होता है, इस कारण से बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अधिक आते हैं। चलो आगे देखो जरा, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है। देखो जरा क्या दिया हुआ है आंसर। अ, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है, बात तो बिल्कुल सही है। ये जलवायु प्रदेश में वर्ष भर शुष्कता रहती है, बात भी सही है। औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, बात भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत एवं कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, बिल्कुल गलत है। 23 फसलों के लिए उल्टा कर दिया गया है, पहला तो गलत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में लाया गया, बात भी ये बात सही है। कथन दो सही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो चावल गेहूं और दालों के उत्पादन के लिए लाया गया था 2007 में, तो दूसरा कथन तो हमारा सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये केवल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। आगे बढ़ो जरा, प्रश्न अगला, कृषि में नीम कोटेड यूरिया का उपयोग का लाभ नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पर पहले जो यूरिया था वो सिंपल यूरिया दिया जाता था सरकार के द्वारा, बाद में इसे नीम कोटेड कर दिया, क्योंकि यूरिया एक केमिकल के तौर पर कई अन्य उत्पादों में या औद्योगिक उपयोग के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था। चूंकि किसानों को जो यूरिया दिया जाता है वो सब्सिडाइज कीमतों पर दिया जाता है, कम कीमतों पर दिया जाता है, तो कई तरह के जो अन्य उद्योग थे जहां पर यूरिया की आवश्यकता होती थी वो कृषक बन करके यूरिया लेते थे सरकार से सब्सिडी पर और औद्योगिक उपयोग में इसका कहीं ना कहीं उपयोग करते थे, ठीक है। इस कारण से इस स्कीम जो यूरिया उपलब्ध करवाने की स्कीम थी उसको बदला गया और उसमें नीम कोटेड यूरिया का उपयोग किया जाने लगा। अब इसका लाभ क्या था, तो देखो जरा, इससे यूरिया के गैर कृषि उपयोग पर प्रतिबंध लग गया, बात बिल्कुल सही है। या यूरिया मृदा में यूरिया विघटन की दर को धीरे कर देता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नॉर्मल यूरिया हमारा था वो जैसे ही खेत में हम डालते थे तुरंत उसका विघटन हो जाता था, क्योंकि तुरंत उसका विघटन हो जाएगा और फसलें धीरे धीरे यूरिया का उपयोग करती है, इस कारण से कई बार बारिश के साथ या सिंचाई के साथ वो यूरिया बह करके आगे निकल जाता था, उसका पूरा उपयोग फसलों के द्वारा नहीं किया जा सकता था। इस कारण से जब नीम कोटेड यूरिया हुआ तो इसे जब आप फेंकोगे तो ये धीरे धीरे गलता है और कई इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को हमें मिले। नकारात्मक प्रभाव इस रूप में कि किसानों को ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये यूरिया तो खराब है, ये तो गलता ही नहीं है, बेसिकली ये यूरिया नहीं, ये क्या है, रेत है। किसान इससे शुरुआत में बहुत नाराज हुए कि सरकार ने हमें गलत यूरिया दे दिया, हमें रेत दे दी, हमारे खेतों में पड़ा रहता है, गलता नहीं है, जबकि इसके पहले जो व्हाइट यूरिया आता था वो जैसे ही डाला तुरंत गल जाता था, ठीक है। तो याद रखें ये जो नीम कोटेड यूरिया है इसकी विशेषता है कि गलता बहुत धीरे है, ताकि फसलें इससे अधिकतर या लंबे समय तक लाभ ले सके। यूरिया की सब्सिडी की बचत कर रही बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो औद्योगिक उपयोग के लिए यूरिया का उपयोग करते थे उससे सब्सिडी बढ़ जाती थी, सब्सिडी का खर्चा सरकार का ज्यादा होता था तो सब्सिडी कम हो जाती थी, इससे बचत हो जाती। कृषि लागत में वृद्धि करना, वृद्धि तो करना नहीं है बल्कि क्या करना चाहिए, कमी करना चाहिए, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर इसका क्या है, डी है। देखो जरा क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो। निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक? अप्रवासी मतलब इमिग्रेंट दूसरे राज्यों से सबसे ज्यादा किस राज्य में आए? तो हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र औद्योगिक राज्य है हमारा और सबसे ज्यादा इमिग्रेंट जो है वो महाराष्ट्र में ही है। आंसर देखो जरा, डी दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है? एमिग्रेंट मतलब किस राज्य से सबसे ज्यादा गए हैं, किस राज्य से सबसे ज्यादा गए हैं? तो जहां पर कृषि क्षेत्र की संख्या कम होगी, कृषि क्षेत्र का एरिया कम होगा और जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी। देखो जरा, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और सिंपली हम पहचान लेंगे कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां से अधिकतर जनसंख्या पलायन करके जाती है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अगला है, निम्न में से
क्या प्रवास का प्रतिकर्षण का कारण नहीं है? प्रतिकर्षण का, देखो एक होता है आकर्षण जो खींचता है, और एक होता है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का कारण नहीं है। तो बेरोजगारी से प्रतिकर्षण होता है, ये बात तो सही है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा आकर्षण का कारण होती है। किसका कारण होती है? आकर्षण का कारण होती है, ठीक है। इस कारण से यह आंसर हो जाएगा। आपदा भी प्रतिकर्षण का कारण है, गरीबी भी प्रतिकर्षण का कारण है। तो मेरे ख्याल से प्रश्न में जो पूछा गया है उसके हिसाब से बी हमारा आंसर होना चाहिए, बी आंसर हमारा है। अगला प्रश्न है, देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को पहचानना है। सतलज ट्रांस हिमालयन नदी है। चलो देखो आगे देखते हैं, असत्य पहचानना है। दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन सबसे बड़ी नदी है, ये बात तो सही है। चलो, इंद्रावती प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी, ये बात भी बिल्कुल सही है। महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदी, ये बिल्कुल सही है। सतलज नदी ट्रांस हिमालय से निकलती है, और लगभग लगभग सभी जो हिमालय है हमारा, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, सभी से होकर के इसका कुछ हिस्सा बहता है, ठीक है। तो ए आंसर हमारा हो जाएगा। डी आंसर, महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो छत्तीसगढ़ से उद्गमित होती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, किससे? सिपकिला दर्रा, बी आंसर हो जाएगा हमारा। देखो जरा, बी आंसर सिपकिला दर्रा। सतलज नदी जो है तिब्बत से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकिला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज सतलुज हिमालय की तीनों श्रेणियों से, देखो अभी हमने डिस्कस किया, तीनों श्रेणियों से होकर के ये तीनों श्रेणियों को काटती है, और 55 लगभग 4555 मीटर के मानसरोवर के निकट निकलती है। सिपकिला दर्रा से यह नदी भारत में प्रवेश करती है और पचनंद में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के अपवाह तंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखो जरा क्या दिया हुआ है। कथन एक, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से वेतरणा नदी निकलती है, बात बिल्कुल सही है। आगे देखो, पेन्नार नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। पेन्नार नदी अरब सागर में नहीं बनाती साहब, ये तो बे ऑफ बंगाल में बनाती है, तो ये तो गलत है हमारा। आगे देखिए, शरावती नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। शरावती नदी, शरावती नदी अरब सागर में बनाती है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। बेसिकली 1 और 3, त्र्यंबक नदी ये तो सही है। पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में, जैसा कि मैंने कहा, ये बंगाल की खाड़ी में बनाती है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 तो 3 हमारा सही है, बिल्कुल सही है हमारा। बी आंसर है 1 और 3। त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में, ना कि अरब सागर में। शरावती नदी कर्नाटक में बहती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कार्डमम पहाड़ी किन 2 राज्यों की सीमाओं पर है? तो बिल्कुल सिंपल है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, सी आंसर है हमारा। आगे देखें हम, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रणनीतिक पेट्रोल भंडार नहीं है? विशाखापट्टनम है, मंगलोर में है, पादुर में है, कांडला में नहीं है, ठीक है। भारत में 2 राज्यों में ही, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ही, जो रणनीतिक ऊर्जा भंडार है या पेट्रोलियम भंडार है वो रखा जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में और कर्नाटक के मंगलुरु और पादुर में, ठीक है। आगे देखें हम, अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना में पुरुषों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल हलवे टाइप का प्रश्न है, ठीक है। 51.47%, ठीक है। कितना है? 51.47%, और महिलाओं की संख्या 48.53%, ठीक है। आगे देखो जरा, निम्न नदियों में कौन सी नदी अरब सागर में मुहाना नहीं बनाती है? अरब सागर में नहीं बनाती मतलब कि बंगाल की खाड़ी में बनाती होगी। देखो जरा कौन सी बंगाल की खाड़ी में बनाती है। सतरंजी नदी, भादर नदी, वैतरणी नदी और पेरियार नदी अरब सागर में नहीं बनाती। तो हमने कहा कहाँ बनाती होगी? बे ऑफ बंगाल में बनाती है। बे ऑफ बंगाल में कौन सी बनाती है? मेरे ख्याल से वैतरणी नदी होना चाहिए, सी आंसर। सी आंसर वैतरणी नदी। वैतरणी नदी बंगाल की खाड़ी में बनाती है, ठीक है। जैसे क्योंझर की पहाड़ी से निकलती है वैतरणी नदी, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको कि ये सब अरब सागर में जाती है। किस झील को कश्मीर का मोती कहा जाता है? डल झील, हम सब जानते हैं डल झील को कश्मीर का मोती कहा जाता है। आगे देखें हम, पुलिकट झील किन 2 राज्यों, पुलिकट झील किन 2 राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, डी आंसर हमारा हो जाएगा। बिल्कुल हलवे टाइप के प्रश्न है जो कई दफा कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमें अनावश्यक रूप से इन पे समय खराब नहीं करना चाहिए। अगला देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो जरा ध्यान से समझो, नैनीताल राकसताल उत्तराखंड में स्थित विवर्तनिक झीलें हैं। विवर्तनिक झीलें, नैनीताल राकसताल उत्तराखंड में स्थित विवर्तनिक झील है। सही कूट
की पहचान करना है हमें। मेरे ख्याल से ये तो गलत है, विवर्तनिक नहीं है, हिमानीकृत झीलें हैं ये। आगे देखो, डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित पानी ताजे पानी की झील, ये बात तो सही है। चिल्का, पुलिकट, वेमनाथ, लेगून झील, ये बात भी बिल्कुल सही है हमारी। तो 2 और 3 तो सही है। देखो जरा कूट में क्या है, केवल पहला असत्य, ये बात बिल्कुल सही है। ए आंसर होगा मेरे ख्याल से, ए आंसर है इसका। नैनीताल और राकसताल क्या है, विवर्तनिक झील नहीं है, कैसी झील है, हिमानी निर्मित झीलें हैं। बाकी सारे कथन सही हैं। आगे देखो, लोकटक झील के तैरते हुए द्वीपों का निर्माण किस कारण से होता है। लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील में बड़े बड़े तैरते हुए द्वीप हमें दिखाई देते हैं। किस कारण से दिखाई देते हैं, तो हम सब जानते हैं, जलकुंभी के पौधे जो है उनके जमाव के कारण ये तैरते हुए द्वीप हमें दिखाई देते हैं। आगे देखो, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक ही राज्य में है। अब देखो, अगर हम अरावली की बात करेंगे तो अरावली तो है ही है, राजस्थान से लेके दिल्ली तक है। सतपुड़ा भी गुजरात से लेके मध्य प्रदेश से लेके बिहार और छत्तीसगढ़ तक दिखाई देता है। पश्चिमी घाट भी कई राज्यों में है। अजंता केवल कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो अजंता एकमात्र ऐसी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में मौजूद है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में जमाएं। उत्तर से, तो सबसे उत्तर में क्या है, तो सबसे उत्तर में विंध्याचल है। ठीक है, फिर सतपुड़ा है और फिर सह्याद्री है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 1 3 2 1 3 2 1 3 डी आंसर होना चाहिए। देखो जरा आंसर क्या है उत्तर का, डी 2 1 3। हम सब जानते हैं, सिंपल प्रश्न है। निम्न पर्वत चोटियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए। ठीक है, उत्तर में सबसे पहले नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत। देखो कामेत सबसे उत्तर में आएगा। ठीक है, कामेत सबसे उत्तर में आएगा। फिर उसके बाद आएगा केदारनाथ। ठीक है, उसके बाद आएगा बद्रीनाथ, उसके बाद आएगा नंदा देवी। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका डी आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए। मैप पे देखना अच्छे से एक बार, डी आंसर है इसका, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखो जरा, दर्रा और राज्य सुमेलित करना है हमें। ठीक है, जोजिला, सिपकिला, तुजू, यांग्याप। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसका ऑप्शन भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि तुजू अरुणाचल में है, यांग्याप मणिपुर में है, शिपकिला जम्मू कश्मीर, जोजिला हिमाचल प्रदेश। मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा ए। 1 2 3 4, ए सॉरी गड़बड़ है, 1 2 3 4 नहीं, इसका आंसर है बी। क्या आंसर है, बी आंसर है। 1 2 4 3, ठीक है, हमने गड़बड़ की है, हमारी गलती है। यहाँ पर तुजू जो है वो कहाँ आएगा, तुजू जो है वो आएगा हमारे मणिपुर में, यांग्याप आएगा अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप हम सब जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से। ठीक है, बाकी ये दोनों सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, 1 2 4 3, 1 2 4 3। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे जम्मू कश्मीर में जोजिला, पीरपंजाल, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल, हिमाचल में रोहतांग, सिपकिला, बारालाचा, अरुणाचल में दिफू, यांग्याप, बोमडिला। ठीक है, यांग्याप वही है जिससे ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। और मणिपुर में तुजू जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। बिल्कुल सिंपल है, हमारा कंफ्यूजन होने के कारण ऐसा हो गया। ठीक है, आप ध्यान रखना परीक्षा में ऐसा ना हो। आगे देखो जरा, मेघालय का पठार निम्न में से किस भौगोलिक या भौतिक प्रदेश का विस्तार है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कई सारे लोगों को लगता होगा कि ये हिमालय का होगा, कई सारे लोगों को लगता होगा कि पूर्वी घाट का है, लेकिन ना पूर्वी घाट का, ना हिमालय का, ना विंध्यन श्रेणी का है। ये किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मेघालय का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, आंसर देखो बी, प्रायद्वीपीय पठार। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल, ध्यान से समझना, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। बिल्कुल सही है, उत्तर में नदियां जाती है, फिर पूर्व की ओर अर्थात पश्चिम बंगाल, बिहार की ओर नदियां मुड़ जाती हैं उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार का। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, ये बात भी सही है, क्योंकि अधिकतर नदियां जो है वो पूर्व की ओर आती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के मुहाना बनाती है। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से उपरोक्त सभी कथन सत्य होंगे, डी आंसर होना चाहिए। देखो जरा क्या आंसर दिया हुआ है, डी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो जरा, क्या है अगला प्रश्न। मालाबार की जलवायु निम्नलिखित प्रकार की है। मालाबार की जलवायु कैसी है, अर्ध शुष्क, आर्द्र उष्णकटिबंधीय, आर्द्र शुष्क, शुष्क उष्णकटिबंधीय, आर्द्र उष्णकटिबंधीय। बी आंसर होगा इसका हमारा। अगला प्रश्न देखो, भारत में लौटते हुए मानसून से नवंबर दिसंबर में किस क्षेत्र में, बिल्कुल हलवे टाइप का प्रश्न है। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में जो होती है वो तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए लौह अयस्क के क्षेत्र और राज्य।
ठीक है। अब देखो जरा इसको देखो, नोआमुंडी, नोआमुंडी कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। बादाम पहाड़ी कहाँ है? तो अगर डी एक मात्र पता है, डी एक तो या तो ए होगा या सी होगा आंसर इसका, ठीक है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, कुद्रेमुख, सी चार तो सी आंसर होगा इसका बेसिकली। देखते जरा क्या है आंसर इसका, सी आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बादाम पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा। और डल्ली राजहरा कहाँ है? छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए आगे देखो, इस तरह से एक दो भी पता होते हैं हमें तो उससे भी हम मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? हम सब जानते हैं राजस्थान इसका आंसर होगा, डी आंसर है, राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा भंडार है। तुम्मालपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कौन से राज्य में है? मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तुम्मालपल्ले खदान आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में है, जहाँ दुनिया का सबसे अधिक यूरेनियम भंडार की संभावना है। डिडवाना पंचपदा, पंचपड़ा नहीं है, पंचपदा किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक। डिडवाना और पंचपदा जो है वो खारे पानी की झीलें हैं, तो नमक का उत्पादन होगा, सी आंसर होगा हमारा इसमें। देखो जरा आगे देखते हैं हम, भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क में सबसे अधिक लिमोनाइट है, लिमोनाइट नहीं हेमेटाइट है, तो ये तो गलत है। प्रायद्वीपीय भारत में मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क भंडार धारवाड़ और कोडप्पा शैल समूह होता है, बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क में सर्वाधिक भंडार जो है हेमेटाइट का, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे देखें, ला नीना के दौरान भारत के मानसून पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है? कौन सा सूचकांक? तो एक ही सूचकांक है दक्षिणी दोलन सूचकांक, साउथर्न ऑस्ट्रेलेशन इंडेक्स, एस ओ आई। आगे देखो जरा, दक्षिणी दोलन के नकारात्मक चरण का भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामान्य से कम वर्षा, बिल्कुल सही बात है, बी आंसर हो जाएगा हमारा, सामान्य से कम वर्षा। आगे देखो जरा, पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की मानसूनी प्रणाली है? निम्न वायुदाब की प्रणाली है, क्योंकि भारत में निम्न वायुदाब होता है और जो भूमध्य सागर है उसके वहां पर उच्च वायुदाब होता है, तो वहां से हवाएं भारत की ओर चलती है, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखो, भारत का राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन 2010 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही बात है। ये जो 8 मिशन है जलवायु परिवर्तन के संशोधन के लिए, जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक्शन लेने के लिए, उसमें 2010 में जो 8 मिशन है इसमें से एक मिशन है सौर ऊर्जा मिशन, ठीक है। भाडला सोलर पार्क विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्कों में से एक है, बिल्कुल सही है, राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में स्थित रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना भारत की पहली ऐसी सौर परियोजना है जो उत्पादित विद्युत का एक भाग दिल्ली मेट्रो को देती है, बात बिल्कुल सही है, दिल्ली मेट्रो के साथ एमओयू हुआ है, यहाँ से बिजली सप्लाई होती है। भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का योगदान प्रथम स्थान पे, ये बात तो बिल्कुल गलत है, मध्य प्रदेश का पहला स्थान नहीं है। 1 2 3 मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए ए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो राजस्थान और गुजरात में होता है, राजस्थान और गुजरात अग्रणी राज्य है सौर ऊर्जा उत्पादन में। मालदा गैप किसके बीच है? प्रायद्वीपीय पठार और शिलांग के पठार के बीच में, बिल्कुल बात सही है, ए आंसर हो जाएगा इसका, तो सिंपल है आंसर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलकनंदा पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग है, बिल्कुल बात सही है। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग है, बिल्कुल सही है। अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग है, बिल्कुल सही है। तो सिंपल आंसर है 1 2 3, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, डी आंसर 1 2 3। अगला है, अश्वमेलित को पहचानिए, महानदी की लंबाई कितनी है? 858, ठीक है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400, बिल्कुल सही है। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465, ये भी सही है। कावेरी की नदी कितनी है? कावेरी नदी की 505, 505 इसकी नहीं है। मेरे ख्याल से आंसर हमारा डी ही होगा, क्योंकि लगभग 800 प्लस इसकी लंबाई है कावेरी की, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। 800 प्लस, कावेरी 805 किलोमीटर लंबी है, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साबरमती नदी मेवाड़ राजस्थान से निकलती है, तो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। साबरमती नदी मेवाड़ राजस्थान के पठार से निकलती है, बिल्कुल सही है। गोवा की जीवन रेखा मांडवी नदी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा है, ठीक है, बात सही है। जुआरी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है, बात बिल्कुल सही है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, क्या आंसर है हमारा? डी आंसर है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। असत्य कथन, हाँ ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई भी असत्य नहीं है, अर्थात ये सारे क्या है? सत्य है, ठीक है। थोड़ा सा
कंफ्यूजन टाइप का, थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, साबरमती नदी जो है गुजरात में बहती है, वो राजस्थान के मेवाड़ के पठार से निकलती है। ठीक है, आगे जाके गुजरात में जाती है। ठीक है, हम सब जानते हैं साबरमती नदी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, तो ये गुजरात में है, बेसिकली गांधी जी के संबंध में ये भजन है। गोवा की जीवन रेखा मांडवी नदी, ये बात बिल्कुल सही है। केरल की सबसे लंबी लंबी नदी जो है भरतपुजा है। जुआरी नदी गोवा की लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चारों ऑप्शन सही है हमारे। आगे देखें, ला नीना, ला नीना जो है वो किस तरह की जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है, क्योंकि जो एल नीना है, एल नीनो, एल नीनो जो है वो कैसी है? गर्म है। तो इसके विपरीत ला नीनो जो है इसके विपरीत है, और ये कैसी होगी? ठंडी होगी। ठीक है, आंसर हमारा बी होगा, ठंडी जलधारा है। आगे देखें, आर्थिक दृष्टि से कौन से वन सबसे महत्व के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन? बिल्कुल सही है, साल सागौन जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन में आते हैं। बी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मंगला ऐश्वर्या भाग्यम किस खनिज से संबंधित है? ठीक है, कोयला नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है, खनिज तेल। सी आंसर है, ये खनिज तेल के राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज तेल के भंडार हैं। अल नीनो का भारत पर प्रभाव नहीं देखा जाता। अल नीनो मतलब कि विपरीत प्रभाव देखना है हमें भारत में। विपरीत प्रभाव किसके संबंध में? वर्षा के संबंध में। किसके संबंध में? वर्षा के संबंध में। ठीक है, वर्षा क्या होती है? कम हो जाती है। देखो जरा, भारत में खराब मानसून की स्थिति बिल्कुल सही है, तो औसत से अधिक वर्षा ये नहीं होता है, औसत से कम वर्षा होती है। मानसूनी फसलीय उत्पादन में कमी, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में सूखेपन की स्थिति बिल्कुल सही है। बी आंसर हो जाएगा हमारा, भारत में औसत से अधिक वर्षा नहीं होती बल्कि कम होती है। ठीक है, आगे देखें हम, नलकूप की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? नलकूप की सर्वाधिक संख्या किस में है? उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। डी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला देखें, कौन सी नहर पंजाब में नहीं है? सरहिंद नहर है, भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा है नांगल है, शारदा नहर नहीं है। शारदा नहर कहाँ है? तो शारदा नहर है हमारी उत्तर प्रदेश में। आगे देखो, आखिरी प्रश्न देखो जरा, कितनी स्पीड से हमने किया। मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? सोवा, कौन सा कथन असत्य है? टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, देखते हैं आगे, लगभग सही है हमारा आंसर। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, बात तो बिल्कुल सही है। गोविंद वल्लभ पंत भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये बात भी बिल्कुल 100% सही है। तुलबुल परियोजना सतलज, अरे सतलज पे नहीं है। तुलबुल परियोजना किस पर है? तुलबुल परियोजना किस पर है? झेलम नदी पर है। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है, मैंने कैसे याद रखा, मैं आपको बता दूं। तुलबुल, तुलबुल का मतलब क्या? चुलबुल पांडे, हमने देखी है, पिक्चर देखी है हमने चुलबुल पांडे वाली। ठीक है, तो चुलबुल पांडे वाली जो पिक्चर है, तो वो चुलबुल को क्या है? झेलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो चुलबुल से तुलबुल, और तुलबुल नदी किस पर है, सॉरी तुलबुल परियोजना किस पे है? तो झेलम पर है, सतलज पे नहीं है। डी आंसर हमारा असत्य है। ठीक है, डी आंसर देख लेते हैं हमारा क्या है। डी आंसर हमारा असत्य है। ठीक है, देखिए हमारा ये डिस्कशन विजयारंभ 3.0 का था। 3.0 का जो दूसरा टेस्ट था भारत का भूगोल, उसका 100 प्रश्नों का डिस्कशन हमने किया है। जिन प्रश्नों में हमें आवश्यक महसूस हुआ कि इनका थोड़ा सा हमें आपको डिटेलिंग करना चाहिए, तो उनका हमने डिटेलिंग किया। जिनमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हमें निकलना चाहिए था, उनमें हमने आगे बढ़ करके सीधे प्रश्न को क्या आंसर को डील कर लिया। ठीक है, चूंकि हम बहुत लंबे या यूं कहें बहुत आराम आराम से आपको डिस्कस करेंगे, तो हमारे जो डिस्कशन है वो 3-3 घंटे लंबे चले जाते हैं। आपके लिए सुनने में भी ये अरुचिकर हो जाएंगे, और स्वाभाविक रूप से एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए भी बड़ा कठिनाई है कि 3 घंटे आपको एक साथ हम यहाँ पर खड़े होकर डिस्कस करें। ठीक है, तो थोड़ी समस्या होती है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे के बीच में हमारे डिस्कशन हो। इसलिए हम जहाँ प्रश्नों को समझने के लिए आवश्यक होगा वहां थोड़ा सा समय अतिरिक्त देंगे, बाकी जिनमें सीधे आंसर डिस्कस करना होगा, आंसर डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, विजयाराम 1.0, 2.0, 3.0 के माध्यम से आकार आईएएस का ये प्रयास है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जो हमसे जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक संख्या में प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करें। अगर अभी भी आप में से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2026 की प्रारंभिक परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं, लेकिन किसी भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आकार आईएएस से नहीं जुड़े हैं, तो आप आइए आकार आईएएस संस्था। 1.0 के तो लगभग फर्स्ट साइकिल के सारे टेस्ट पेपर निकल चुके हैं। 2.0 के भी कई सारे निकल गए, लेकिन 2.0 आपको अगर सुइटेबल लगे शेड्यूल तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा 3.0 में अभी 3 ही टेस्ट हुए हैं, इसको आप आकर के ज्वाइन कीजिए और अपना स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। साथ ही जो अच्छे प्रश्न हैं, अच्छी प्रकृति के गुणवत्ता युक्त एनालिटिकल जो प्रश्न हैं, उस तरह के प्रश्नों की अगर आपकी इच्छा है तो आप आइए, एक आध पेपर हमारा आकर के डेमो देखिए। डिस्कशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, या सीधे टेस्ट में आकर के
एक डेमो टेस्ट दे करके भी देख सकते हैं और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1200 रुपए फीस है आकार स्टूडेंट के लिए। किसी भी रूप में कोई भी आकार स्टूडेंट पहले कभी टेस्ट सीरीज दिया हो, प्री का, मेंस का, ऑनलाइन कोर्स लिया हो या ऑफलाइन कोर्स यहाँ हमारी संस्था में लिया हो, उनके लिए 1200 फीस रखी गई है। और नॉन आकार अर्थात आकार आईएएस से इसके पहले कभी नहीं जुड़ा है, पहली बार हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो उसके लिए भी 1800 रुपये मात्र फीस रखी गई है। हमारी टेस्ट सीरीज की जो विशेषताएं हैं उसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑनलाइन भी है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में होती है, टाइम सूटेबल आपके लिए होती है। साथ ही हमारा जो पेपर होता है, प्रश्न जो होता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, बहुत एनालिटिकल बेस हम प्रश्न बनाते हैं और मार्केट में जो प्रश्न है उससे अतिरिक्त गुणवत्ता वाले प्रश्न बनाने की कोशिश हम करते हैं। कुछ टफ लेवल भी हमारे पेपरों या प्रश्नों के बारे में कुछ लोग मूल्यांकन करके बताते हैं, लेकिन ये हमारा ट्रेंड है। हम थोड़ा सा अगर मार्केट या एमपीपीएससी 19 टाइप के प्रश्न पूछती है तो आकार आईएएस में जो प्रश्न मिलेंगे आपको 20 टाइप के मिलेंगे, मतलब थोड़े एडवांस प्रश्न ही मिलेंगे। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे यहाँ जो टेस्ट पेपर होते हैं वो फोटोकॉपी नहीं होती है, वो प्रिंटिंग प्रेस से हम पेपर बुलवाते हैं। अर्थात आप यहाँ टेस्ट दोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप एमपीपीएससी के ही पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आइए आकार आईएएस में पेपर दीजिए डेमो, और आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना मूल्यांकन बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम लोग अगले डिस्कशन में कभी मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।